और सभी खबरों को विस्तार से जानते हैं। आपको बता दें कि 243 विधानसभा सीट पर होने वाले बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी अब तेज हो चुकी है। आज पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव आयोग की ओर से अधिसूचना जारी हो गई है। यानी आज से 6 नवंबर को होने वाले पहले चरण की वोटिंग के लिए सभी दल के प्रत्याशी नामांकन भर सकेंगे। 6 नवंबर को 121 सीट पर वोटिंग होगी। नामांकन प्रक्रिया की वीडियोग्राफी होगी। छुट्टी वाले दिन जमा नहीं हो सकेंगे नामांकन पत्र। वहीं 6 नवंबर को पटना, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय में वोटिंग होनी है। तो आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। पहले चरण की अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि इसके अलावा 6 नवंबर को लखीसराय, मुंगेर, शेखपुरा, नालंदा, बक्सर, भोजपुर में मतदान होंगे। 18 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 20 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। वहीं बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने राजद नेता तेजस्वी यादव की घोषणा को चुनावी स्टंट बताया है। अशोक चौधरी ने कहा कि नौकरी की बदौलत तेजस्वी सनसनी फैलाना चाहते हैं। ये सब चुनावी जिसको बोलते हैं जिसको है बुलबुला है, लेकिन आरजेडी के लोगों के प्रति क्या प्रदेश में भाव है और वो लोग क्या चाहते हैं, लोग क्या चाहते हैं, वो इम्पोर्टेंट है ना। ये सब जो बातें कहा जा रहा है कि हम हर घर में देंगे जिसमें बेरोजगारी नहीं है वहाँ रोजगार क्रिएट करेंगे, सब मतलब चुनावी जिसको बोलो स्टंट है ये सब। बट है कि प्रदेश के लोगों को ये पता है कि नीतीश कुमार इज ए स्टेबल पर्सन, ही डज अ स्टेबल, एक स्टेबल सरकार चलाते हैं और एक सिस्टमैटिक सरकार चलाते हैं। सिर्फ नौकरी के बदौलत ये चाहते हैं कि किसी तरह से हम एक सनसनी फैलाने के काम करें कि हम नौकरी देंगे। आई डोंट थिंक सो कि जनता जो है इसको एक्सेप्ट करेगी। वहीं आरजेडी नेता शक्ति सिंह ने तेजस्वी यादव की चुनावी घोषणा पर कहा है कि तेजस्वी यादव का प्रण है कि जो परिवार बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार देंगे। यह निर्णय वही ले सकता है जिसके अंदर बिहार का दर्द छुपा हुआ है, हालातों को गंभीरता से जो देखता है। वो दर्द तेजस्वी जी के अंदर है। जब 20 में उन्होंने 10 लाख नौकरी की बात की थी तो 5 लाख नौकरी दिया, भी पक्की नौकरी दी। और वहीं आपको बता दें कि बिहार सरकार में किस तरह से जो बात कही जा रही है तेजस्वी की, उसको लेकर के कहा जा रहा है कि ये एक पॉलिटिकल स्टंट है। जी हां, हम देख रहे हैं कि जिस तरह से आज से अधिसूचना जारी हो चुकी है, पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन पत्र भरे जाएंगे और ऐसे में राजनीतिक दल किस तरह से जनता को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं साफ तौर पर नजर आ रहा है। तेजस्वी यादव का कहना है कि वो लोगों को किस तरह से मदद देंगे। हालांकि उस पर सरकार के मंत्रियों ने साफ तौर पर कहा कि ये एक पॉलिटिकल स्टंट है जिसको लेकर के तेजस्वी बिहार की जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। और अगर बात करें बिहार में सीट शेयरिंग की, तो एनडीए गठबंधन अगले 1-2 दिन में स्थिति साफ कर देगा। बीजेपी का कहना है कि जिस सीट पर वो जीत दर्ज नहीं कर पाई थी, उसके उम्मीदवारों के चयन के लिए पैनल तैयार करने का काम पूरा हो चुका है। लेकिन इन सब के बीच भाजपा और चिराग पासवान के बीच सीटों की संख्या पर बात पक्की नहीं हो पाई है। यह भी कहा जा रहा है कि चिराग पासवान 35 सीटों की मांग कर रहे हैं। इंडी गठबंधन में भी सीट बंटवारे का पेंच अभी भी फंसा हुआ है। अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि किसको कितनी सीट मिल पाएगी। डिप्टी सीएम पद को लेकर मुकेश साहनी के अड़ियल रुख ने सभी समीकरणों को बिगाड़ रखा है। कांग्रेस का कहना है कि ऐसे मुद्दों पर बाद में बात की जाएगी। कांग्रेस ने भले ही अब तक तेजस्वी को महागठबंधन का मुख्यमंत्री का चेहरा ना माना हो, लेकिन तेजस्वी लगातार खुद को सीएम कैंडिडेट के तौर पर ना सिर्फ प्रोजेक्ट कर रहे हैं बल्कि ताबड़तोड़ घोषणाएं भी कर रहे हैं। तेजस्वी ने राज्य के हर परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने का ऐलान भी कर दिया है। और वहीं एनडीए और महागठबंधन के बीच एक
तीसरा कोण बनने का दावा करने वाले प्रशांत किशोर ने अपनी जन स्वराज पार्टी के 51 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें कई प्रभावशाली नाम शामिल हैं। पहली लिस्ट में जाने माने अधिवक्ता वाईवी गिरी, भोजपुरी गायक और अभिनेता रितेश पांडे समेत कई अन्य बड़े चेहरे शामिल किए गए हैं। कहा जा रहा है कि कल यानी कि 11 अक्टूबर से प्रशांत किशोर राघोपुर से चुनाव अभियान शुरू करेंगे। तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बिगुल बज चुका है और ताजा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी संवाददाता कुमार आलोक पटना से जुड़ गए हैं। कुमार आलोक, पहले तो यही बताइए कि आज से अधिसूचना जारी हो गई है, नामांकन पत्र दाखिल करने का सिलसिला भी आज से शुरू होगा। ऐसे में आप किस तरह की सियासी सरगर्मी देख पा रहे हैं, जनता की नब्ज किस तरह से आप टटोल पा रहे हैं? देखिए, नामांकन आज से शुरू होगा और इसके लिए चुनाव आयोग के द्वारा जितने भी इंतजामात हैं वो किए गए हैं। काफ़ी रूल्स जो है, स्ट्रिक्ट रूल्स अपनाया जाएगा जिला प्रशासन के द्वारा, क्योंकि जहाँ भी समाहरणालय है या जिला का जो समाहरणालय होता है वहाँ नामांकन स्थल होगा। इसके अलावा जो अनुमंडल है तो अनुमंडल का जो कार्यालय होगा वो नामांकन स्थल होगा। और बहुत सारी हिदायतें जारी की गई है कि अगर नामांकन दाखिल करने आप जा रहे हैं तो 3 से ज़्यादा गाड़ियां आप नहीं लेके जा सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं जिसका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और चुनाव आयोग सख्ती से इसका पालन कर रहा है। दूसरी बात, जहां तक राजनीतिक समीकरणों की हम अगर बात करें, अगर नब्ज टटोलने की बात करें, तो यहाँ पर मुकाबला अब तो बाद में अभी जो राजनीति का सारा केंद्र यानी बिहार की राजनीति का सारा केंद्र इसमें पटना में, राजधानी पटना में, क्योंकि दोनों ही प्रमुख गठबंधन जो है अभी तक वो सीट शेयरिंग के मामले में फाइनल नहीं हो सका है। अभी तक कहा जा रहा था कि आज शाम तक फाइनल हो जाएगा महागठबंधन और एनडीए का भी, लेकिन ऐसा नहीं लगता है। अभी लग रहा है कि एक दो दिन और लगेगा, यानी 13 तारीख को ही सीटों का जो सीट शेयरिंग का जो मामला है एनडीए और महागठबंधन का तय हो पाएगा। अगर एनडीए की हम अगर बात करें तो एनडीए में चिराग पासवान एक फैक्टर बने हुए हैं और बार बार उनकी पार्टी की तरफ से, हालांकि चिराग पासवान कुछ नहीं, उन्होंने प्रेस को स्टेटमेंट दिया है, लेकिन कल एक बहुत बड़ी बैठक हुई थी उनके कार्यालय में और उसमें जो चर्चाएं हुई उसको मीडिया के सामने तो नहीं लाया गया है। लेकिन चिराग पासवान या उनके जो सूत्र हैं, लोजपा के जो सूत्र हैं, उनका मानना है कि चिराग पासवान कम से कम 35 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन अभी तक जो एनडीए का जो समीकरण है, एनडीए का जो सीट शेयरिंग का जो समीकरण है, उसमें कहा जा रहा है कि 24 से लेकर 25 सीटें लोजपा को दी जा सकती है। अगर हम महागठबंधन की बात करें तो यहाँ पर एक आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं जो वीआईपी पार्टी है जिसके मुकेश सहनी प्रेसिडेंट हैं। उनका भी मानना है कि उन्होंने तो 61 सीटों की लिस्ट लालू प्रसाद यादव को दी थी, लेकिन फिर बाद में कम से कम वो चाहते हैं कि 30 सीटों पर चुनाव लड़े। और अगर हम सीपीआई एमएल की बात करें तो वो भी चाहती है कि उन्होंने 40 सीटों का खाका तैयार किया था और लालू प्रसाद यादव को दिया था, लेकिन महागठबंधन में उनको कहा जा रहा है कि 19 सीटें जो पिछली बार मिली थी वही 19 सीटें उनको मिलेगी। लेकिन बाद में लेकिन जो सूत्र बताते हैं महागठबंधन के, उसमें कहा गया है कि नहीं, कम से कम 5 सीटें सीपीआई एमएल को और दी जा सकती है। तो ये सीटों का जो सीट शेयरिंग का जो मामला है वो दोनों ही गठबंधन के लिए अभी तय नहीं हो पा रहा है। लेकिन कहा जा रहा है कि एनडीए में सब कुछ सामान्य है। लोजपा के जो रामविलास पासवान है उनकी मुलाकात बीजेपी के बड़े जो नेता हैं उनसे हो चुकी है और ऐसा माना जा रहा है कि एनडीए में आज शाम तक सीट शेयरिंग के मामले में कुछ फैसला हो जाए। लेकिन महागठबंधन के बारे में कहा जा रहा है कि उनके सीट शेयरिंग का जो मामला है वो 13 तारीख तक जा सकता है। अब देखना होगा कि आज देर शाम एनडीए का सीट शेयरिंग का फैसला हो पाता है या नहीं। जी कुमार आलोक, नामांकन पत्र दाखिल करने का समय भी बहुत ज्यादा नहीं बचा है। ऐसे में जब उम्मीदवारों की घोषणा होगी तो उन्हें अपने अपने चुनाव प्रचार में भी लगना होगा। ऐसे में महागठबंधन में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कुछ भी स्पष्ट होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, तो क्या बगावती तेवर भी देखने को मिल सकते हैं? बिल्कुल, देखिए बगावत जब भी चुनाव होता है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, अगर पार्टी किसी कद्दावर नेता को जो 2 बार से एमएलए हैं, 3 बार से एमएलए हैं, उनको टिकट नहीं मिलता है तो उस परिस्थिति में भगदड़ होती है। हर गठबंधन में होती है, ऐसा नहीं कि किसी एक गठबंधन में होती है। बगावती सुरों की अगर हम बात करें तो महागठबंधन में कहा जा रहा है कि वहाँ भी बड़े चेहरों का बहुत बड़े पैमाने पर टिकट कटेंगे और इसको लेकर के अभी संभावनाएं तलाश रहे हैं। लेकिन शायद महागठबंधन देरी इसलिए कर रही है कि एक तो आप 10 से नामांकन, यानी आज से नामांकन शुरू होगा
और 13 को अगर सीट शेयरिंग का मामला फाइनल होगा और फिर बीच में सैटरडे और संडे है, तो सैटरडे संडे को ऑफिस बंद रहेगा। लेकिन कहा जा रहा है कि शायद सैटरडे और संडे को भी ऑफिसेस खुले रहेंगे नामांकन के लिए। तो महागठबंधन चाह रहा है कि जितना हम देरी करेंगे और अचानक जब 13 तारीख को घोषणा करेंगे तो बगावत करने वालों के लिए भी समय नहीं बचेगा, मौका नहीं मिलेगा। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एंटी इनकम्बेंसी, अगर हम एनडीए की बात करें, अगर हम महागठबंधन की बात करें, कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें, तो जो पार्टियों के प्रति एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, लेकिन जो कैंडिडेट हैं, जो 2 बार से विधायक हैं, जो 3 बार से विधायक हैं, तो उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। और भाजपा भी टिकट काट सकती है, 10 से लेकर 12 से लेकर 14 तक टिकट, जो सिटिंग एमएलए है उनकी टिकट काट सकती है। युवाओं को स्थान भाजपा देने जा रही है और अति पिछड़ों को भी इसमें खासा स्थान देने की कवायद चल रही है बीजेपी में। ठीक उसी तरीके से अति पिछड़े पर महागठबंधन भी फोकस कर रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा कुछ दिन पहले महागठबंधन में राजद, जो सबसे बड़ा दल है, उसके मंगनीलाल मंडल, जो अति पिछड़ी जाति से आते हैं, उनको अध्यक्ष बनाया गया है। तो अब देखना होगा कि जो आपने जो बगावत की बात की है, तो महागठबंधन में अगर 13 तारीख को सीट शेयरिंग का मामला तय होता है, तो उस दिन देखना होगा कि उन लोगों को जिन्हें टिकट नहीं मिलेगा और जो विधायक हैं वो क्या करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए दोनों ही राजनीतिक दल जो बड़े हैं, इंडी गठबंधन की अगर हम बात कर लें या एनडीए की बात कर लें, तो दोनों ही की प्राथमिकता होगी हर सीट पर फतेह हासिल करना। लेकिन ऐसे में सवाल कुमार आलोक यहाँ पर यह भी उठता है कि जिस तरह से सत्ता पक्ष हमेशा से काम करता आया है, तो गिनाने के लिए उसके पास बहुत कुछ है, लेकिन विपक्ष के पास जिस तरह से एसआईआर का मुद्दा बनाया गया और हमने देखा कि चुनाव आयोग ने किस तरह से सब कुछ स्पष्ट कर दिया, तो कहीं ना कहीं ये भी मुद्दा जनता के जहन में तो होगा कि किस तरह से एसआईआर को भ्रम फैलाने के लिए मुद्दा बनाया गया। बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से एसआईआर को लेकर के वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी के द्वारा निकाली गई और उसमें तमाम महागठबंधन के जो नेता थे, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे दीपांकर भट्टाचार्य सीपीआई एमएल को हो, चाहे मुकेश सहनी हो वीआईपी पार्टी के, ये इन लोगों ने पूरा एक बिहार का दौरा किया और लोगों को समझाने की कोशिश की कि चुनाव आयोग का ये जो कदम है एसआईआर, वो संविधान के खिलाफ है। लेकिन ये मुद्दा नहीं बन पाया, जनता के बीच जनता इसे पचा नहीं पाई। और इसी को लेकर के तेजस्वी यादव को लगा कि जिस तरीके से उन्होंने पिछले चुनाव में, पिछले विधानसभा चुनाव में जो 2020 में हुआ था, उन्होंने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया था, उन्होंने रोजगार का मुद्दा उठाया था, उन्होंने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था और इन मुद्दों को उठा करके लगभग वो सत्ता के करीब पहुंच गए थे। लेकिन इस बार जो सरकारी नौकरी देने का वादा भी कर रहे हैं, राहुल गांधी के साथ जो अब तो तेजस्वी सरकारी नौकरी देने की बात कर रहे हैं। कैसे संभव है? अगर बिल्कुल सही कहा आपने कि ये ऐसा वादा है, ये जो कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी हर एक घर से देंगे, तो अगर ये जो इसकी काफी आलोचना हो रही है और काफी विपक्ष खासकर खिल्ली उड़ा रहा है और जो बुद्धिजीवी हैं वो भी इसको एक मजाक के तौर पर देख रहे हैं। आपको याद होगा कि 2010 के चुनाव में जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था, तो नीतीश कुमार ने 2005 में जब उनकी सरकार बनी, एनडीए की सरकार बनी, तो उन्होंने लड़कियों को साइकिल का वितरण किया और पोशाक का वितरण किया और ये जो योजना थी इतनी सुपरहिट हुई कि अन्य राज्यों ने इस योजना को अपनाया। तो 2010 में जब चुनाव था तो उसमें मैनिफेस्टो था आरजेडी का मैनिफेस्टो था कि अगर हम सत्ता में आते हैं, अगर हम सरकार में आते हैं, तो हम एक लड़कियों को, एक लड़की जो गर्ल्स है उनको हम स्कूटी देंगे। तो इसकी भी काफी खिल्ली उड़ाई गई थी, काफी हंसी मजाक उड़ाया गया था। और तब 2010 का परिणाम देखिए कि आरजेडी की बहुत बुरी हार हुई थी और एनडीए की बहुत बड़ी जीत हुई थी। तो इस बार जो तेजस्वी का कहना है कि हम हर एक परिवार को नौकरी देंगे, तो एक तरह से हास्यास्पद बन गया यहाँ पर। बिल्कुल, यानी कि आपको ये भी सोचना होगा, ये भी ध्यान में रखना होगा कि आप जो भी घोषणा कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं, वो धरातल पर आप कितने उतार पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार आलोक, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।